गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ हम इससे पहले लेक्चर जो भी हमने दोनों देखे हैं, दोनों लेक्चर्स में हमने प्राइमरी डोरमेंसी की बात की थी। डोरमेंसी कहते किसे हैं, प्राइमरी डोरमेंसी आने के रीजन क्या होते हैं, उसके बाद में जो प्राइमरी डोरमेंसी है उस प्राइमरी डोरमेंसी को हटा कैसे सकते हैं। बात करते हैं कि सेकेंडरी डोरमेंसी क्या होती है। द्वितीय प्रासुप्त अवस्था। सेकेंडरी डोरमेंसी क्या होती है? देखिए, जब बीज के अनुकूल वातावरण होता है, इकोलॉजिकल जो परिस्थितियां हैं वो बीज के अनुकूल हैं, तो जब सीड के वातावरण अनुकूल होता है, सारी परिस्थितियां जर्मिनेशन के अनुकूल हैं, तो यहां पर जर्मिनेशन हो जाता है। यहां पर जर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सीड का जर्मिनेशन हो गया और यहां पर जर्मिनेशन के बाद में जो अवस्थाएं हैं, बाद में अवस्थाएं परिवर्तित हो गई, अवस्थाएं परिवर्तित हो गई। अब क्या होगा? जर्मिनेशन हो गया और जर्मिनेशन के बाद में अभी यहां पर अवस्थाएं परिवर्तित हो गई। पानी की कमी आ गई, प्रकाश तेज हो गया या फिर प्रकाश मंद हो गया, जो तीव्रता है, जो लाइट है, लाइट की तीव्रता कम ज्यादा हो गई। एनीवन कोई भी रीजन रहा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी रीजन हो गया, तो यहां दो ऑप्शन होते हैं सीड के पास में। या तो वो शांत होके बैठ जाए या वो मर जाए, या तो शांत रहे या मर जाए, दो रीजन होते हैं। और यह दोनों ही प्रकार का काम होता है। कुछ प्लांट तो क्या होते हैं, मर जाते हैं, और कुछ शांत अवस्था में बैठे रहते हैं। जो सब्र वाले होते हैं वो यहाँ शांत अवस्था में बैठे रहते हैं, और जिनमें सब्र नहीं होता वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ पर इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ जो शांत अवस्था में बैठे हैं, जब यहाँ जो शांत अवस्था में बैठे हैं, ये किसका इंतजार कर रहे हैं, अनुकूल परिस्थितियों का, अनुकूल परिस्थितियों का। तो यही शांत अवस्था यहां पर क्या कहलाती है, सेकेंडरी डोरमेंसी। यही शांत अवस्था सेकेंडरी डोरमेंसी कहलाती है। जब वातावरणीय कारक जर्मिनेशन के बाद में प्रतिकूल हो जाए, वातावरणीय कारक किसी भी वजह से कोई भी रीजन रहा हो, तो यहां पर कंडीशन है, वो कंडीशन क्या हो गई, प्रतिकूल हो गई। तो यहां क्या होगा, या तो ये जर्मिनेशन की क्षमता ही खो देंगे, जर्मिनेट हो गए लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुए। ये वो कंडीशन होती है जब जर्मिनेशन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। पूर्ण रूप से का मतलब क्या है, यहां पर प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण नहीं हुआ है। प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण नहीं हुआ है, ये वो कंडीशन होती है। तो या तो ये अपनी जर्मिनेशन की कैपेसिटी ही खो देंगे, या फिर सेकेंडरी डोरमेंसी अवस्था में चले जाएंगे। जब तक यहाँ पर, कब तक, जब तक अनुकूल परिस्थितियां नहीं आएंगी। और जैसे ही यहाँ पर कंडीशन अनुकूल हो जाएगी, इनके अकॉर्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर वापस से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ कार्यकीय परिवर्तन होते हैं, यहाँ पर कार्यकीय, फिजियोलॉजिकल कार्यकीय परिवर्तन होते हैं। हो रहे हैं कार्य के परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर फिजियोलॉजी चेंज हो रही है। जो मूलांकुर और प्रांकुर विकसित होने थे वो विकसित ना होकर के क्या हो गए, वहीं रुक जाते हैं। तो यहाँ पर कार्यकीय परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर जो वातावरणीय कारक हैं, ये वातावरणीय कारक यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो अनुकूल होने पर यहाँ पर जर्मिनेशन वापस से स्टार्ट हो जाता है।
तो ये कहलाती है सेकेंडरी डोरमेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीड जर्मिनेशन की। सीड जर्मिनेशन, नेक्स्ट सीड जर्मिनेशन किसे कह रहे हैं? एक वर्षीय पादपों की बात करें या बहुवर्षीय पादपों की बात करें? दोनों ही प्लांट्स में सीड का निर्माण होता है, सीड्स बनते हैं दोनों ही प्लांट्स में, चाहे एक वर्षीय की बात करें चाहे हम बहुवर्षीय की बात करें, दोनों में ही यहाँ सीड्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ सीड्स का निर्माण होता है। यहाँ जिन सीड्स का निर्माण हो रहा है, यहाँ जो सीड्स बन रहे हैं, ये सीड्स क्या होते हैं? इन एक वर्षीय और बहुवर्षीय जो प्लांट हैं, इन एक वर्षीय और बहुवर्षीय पादपों की चिरकालिक संरचनाएं हैं, इनकी चिरकालिक संरचनाएं हैं। जो इनको लंबे समय बाद परिवर्धन कर सकती है, जो लंबे समय बाद परिवर्धन कर सकती है। तो ये वो चिरकालिक संरचनाएं होती हैं जिनको 4, 6, 10, 20 वर्षों तक भी अगर हम रखें तो जब कभी इनका रोपण करें तो यहाँ पर उन प्लांट्स का निर्माण हो जाता है। इनके जर्मिनेशन से ये एक वर्षीय या बहुवर्षीय पादप यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं इनको चिरकालिक संरचनाएं, जो लंबे समय तक यहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं इनको। तो ये ऐसी चिरकालिक संरचनाएं होती हैं। यहाँ बीज जो होते हैं, ये बीज जो यहाँ पर सीड जो हैं, सीड क्या है? इनके अंदर जो प्रसुप्त अवस्था पाई जा रही है, बहुत टाइम से बात कर रहे हैं प्रसुप्त अवस्था की, तो ये क्या है? इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। सीड डोरमेंसी क्या है? इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो यहां जो इसकी भ्रूण अवस्था है, जो इनकी भ्रूण अवस्था है, उस भ्रूण अवस्था में अगर कोई परिवर्तन सही तरीका से नहीं हुआ है तो ये भ्रूण अवस्था को एक लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो को लंबे समय तक यहाँ पर सुरक्षित रखे हुए होते हैं क्या? सीड्स। अब इन सीड्स के आयु काल की अगर बात करें तो आयु काल क्या होगा? इन सीड्स के आयु काल की बात करें कि जो बीज होते हैं, इन बीजों का जीवन क्षमता कितना ही होती है, इनकी आयु काल क्या होता है? तो यहाँ किसी भी बीज की आयु काल क्या, किससे कहेंगे हम? कितने भी समय बाद, या फिर ऐसे बोले जितने समय तक बीज जननक्षम रहता है, बीज जननक्षम रहता है, वह उसका आयु काल कहलाता है, वह उसका आयु काल कहलाता है। आयु काल कहें या जीवन क्षमता कहें, आयु काल कहें या जीवन क्षमता कहें। अब ये समय डे से लेकर के ईयर तक का हो सकता है, कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीनों या कई वर्षों तक का हो सकता है। तो कोई भी बीज कितने समय तक जनन क्षम है, ये जनन क्षमता उस बीज की आयु का निर्धारण करेगी। जितने लंबे समय तक कोई बीज जनन क्षम रहेगा, उतनी ही उसकी क्या होगी, उसका जीवन काल होगा, उतनी ही उसका आयु काल होगा। तो यहाँ पर
बीज की जो जनन क्षमता है वही इसकी आयु का निर्धारण कर रही है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम, जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, जो पादप होते हैं, इनके सीड्स का जो आयु काल होता है, जो जीवन काल होता है, वो क्या होता है? होता ही नहीं है, नेग्लेक्ट, एब्सेंट होता है इनके सीड्स में जीवन काल। क्यों? क्योंकि इनके अंदर तो बीवी पेरिश ही पाई जाती है। इनके अंदर तो बीवी पेरिश ही पाई जाती है, सजीव प्रजक्ता पाई जाती है। जो प्लांट होते हैं, सॉरी, जो पादप होता है, पादप पे जो फ्रूट उपस्थित होता है, जो फ्रूट उपस्थित है, इस फ्रूट में जो सीड प्रेजेंट है, फ्रूट के अंदर सीड उपस्थित है, तो सीड यही जर्मिनेट हो जाएगा, ये फ्रूट में ही जर्मिनेट हो जाता है। तो यहां पर तो जीवन काल होता ही नहीं है। ऐसे बीज जिनके अंदर सजीव प्रजक्ता पाई जाती है, बीवी पेरसी पाई जाती है, उनके अंदर जीवन काल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी एक प्रकार का एडेप्टेशन है, अनुकूलन है, क्योंकि दलदली प्लांट्स हैं, और दलदली प्लांट्स कहाँ प्रेजेंट है? दलदल में। अगर दलदल में सीड जाएगा तो वहां पर क्या होगा? वहां पर साल्ट अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, तो वहां जर्मिनेशन नहीं होगा। तो अपने जीवन को बचाए रखने के लिए, अपनी पीढ़ी को बचाए रखने के लिए इनके अंदर क्या पाई जाती है? बीवी पेरिशी। और जो यहाँ एक वर्षीय और बहुवर्षीय पादपों की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये भी तो अपनी पीढ़ी को बचाए रख रहे हैं, किसके? एक चिरकालिक संरचना के द्वारा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? सीड। तो सभी पादप प्रजातियों की का जो जीवन काल होता है, ये जीवन काल कैसा होता है? भिन्न भिन्न पाया जाता है। अब इस जीवन काल को या फिर जो जनन की क्षमता है, इस जनन की क्षमता को हम कैसे टेस्ट करें? कोई सीड हमारे हाथ में दे दिए, हमसे पूछा गया कि ये सीड जननक्षम है या नहीं, तो हम क्या बता पाएंगे उसके बारे में कि जननक्षम है या नहीं? तो यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं। जनन क्षमता टेस्ट दो प्रकार से, यहाँ पर जनन क्षमता का जो टेस्ट किया जा रहा है वो दो प्रकार से किया जा रहा है। फर्स्ट, टीटीसी टेस्ट। टीटीसी टेस्ट, टीटीसी टेस्ट को इसका पूरा नाम क्या होता है? 2,3,5 ट्राई, 2,3,5 ट्राई फिनॉल टेट्राजोलियम टेस्ट। 2,3,5 ट्राइफिनॉल टेट्राजोलियम टेस्ट, टेट्राजोलियम क्लोराइड, सॉरी, जोलियम क्लोराइड टेस्ट। इस टेस्ट में करते क्या है? जिस भी बीज की हमको जनन क्षमता देखनी है या ये देखना है कि ये जननक्षम है या नहीं है, सीड्स को लेंगे, सीड्स को लेकर के 18 से 20 घंटे आसुत जल में भिगो देंगे। 20 घंटे आसुत जल में भिगोते हैं। अब यहां से निकालेंगे इनको आसुत जल में से। 18 से 20 घंटे हमने आसुत जल में रखा, वहां से निकाला। निकालने के बाद में 1% टीटीसी का जो सॉल्यूशन है, 1%, मतलब कि जैसे हमने 1000 ml का सॉल्यूशन बनाया, तो इस 1000 ml के सॉल्यूशन में से 990%, तो यहां पर क्या उपस्थित है? जल। और 10% यहां पर क्या उपस्थित है? टीटीसी। 10%, सॉरी 2% नहीं, ml,
यहाँ पर जल उपस्थित है और 10 ml यहाँ पर क्या उपस्थित है, टीटीसी। तो यहाँ 1% टीटीसी का सॉल्यूशन लेते हैं और यहाँ 3 से 4 घंटे सीड्स को रखते हैं, सीड्स को रखते हैं। जब यहाँ 3 से 4 घंटे हमने सीड्स को रखा है तो यहाँ पर क्या होगा, जो 1% टीटीसी का जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जब हम सीड्स को रखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि सीड्स के अंदर एंजाइम पाया जाता है डिहाइड्रोजिनेज। सीड्स में उपस्थित एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एक्टिव हाइड्रोजन का निर्माण करता है, एक्टिव हाइड्रोजन बनाता है। और ये एक्टिव हाइड्रोजन क्या होती है, स्वतंत्र। एक्टिव हाइड्रोजन होती है स्वतंत्र। ये जो स्वतंत्र एक्टिव हाइड्रोजन है, ये क्या करेगी, टीटीसी के साथ में रिएक्शन करेगी। यहां टीटीसी के साथ में जो इसका टीटीसी का सॉल्यूशन है, यहाँ टीटीसी का जो सॉल्यूशन है इसके साथ में यहाँ पर रिएक्शन करेगी। तो यहाँ रिएक्शन के बाद में क्या होगा, यहाँ पर रेड कलर आता है, इससे रिएक्शन होगी और यहाँ क्या आएगा, रेड कलर। रेड कलर आएगा यहाँ। और ये रेड कलर जो होता है वो यहाँ किसके कारण आता है, तो ये रेड कलर आता है ट्राइफिनाइल फॉर्माजोन के कारण। ट्राइफिनाइल फॉर्माजोन, क्योंकि यहां पर ट्राइफिनाइल फॉर्माजोन का निर्माण होता है। जो रेड कलर का होता है, यहां पर इसका निर्माण होगा और ये क्या होगा, रेड कलर का। तो ट्राइफिनाइल फॉर्माजोन जो निर्मित होता है वो कहां होता है, बीजपत्र और भ्रूण में। ये बीजपत्र और भ्रूण में। और यहाँ पर रेड कलर के कौन से होंगे, बीजपत्र और भ्रूण का रंग कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो यहाँ टीटीसी टेस्ट से बता सकते हैं जिन सीड्स के अंदर रेड रंग आ गया, जिनके बीजपत्र और भ्रूण कैसे हो गए, रेड कलर के, वो तो जननक्षम है। और अगर जिनके अंदर नहीं आया है तो वो कैसे हैं, जननक्षम नहीं है। दूसरा, अंकुरण परीक्षण। हमने 1000 बीज को लिया, क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं तो गिन के ही काउंट करके बोएंगे उनको। इनको हमने बो दिया। बो देने के बाद में इनका जर्मिनेशन हुआ। पहली बात तो यहां पर जर्मिनेशन कितने बीजों का हुआ, कितने बीज जर्मिनेट हुए, उसका पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जर्मिनेशन हो गया, तो जर्मिनेशन के बाद में हम यहाँ किस चीज को देखेंगे, यहाँ पर जर्मिनेशन के बाद में जो अंकुरण की तीव्रता है, जो जर्मिनेशन की जो तीव्रता है, जर्मिनेशन की तीव्रता कितनी है, पहला पॉइंट। दूसरा, जर्मिनेशन के बाद में क्या बन गया, नवोद्भिद। जो नवोद्भिद बना है यहां पर, इस जर्मिनेशन के बाद में जिस यहाँ नवोद्भिद का निर्माण हुआ है, इस नवोद्भिद की वृद्धि कितनी प्रबल है, कि वृद्धि कितनी प्रबल है। यहां ये दोनों चीज किसको बताती हैं, अंकुरण टेस्ट को बताती हैं।
जर्मिनेशन तीव्रता के साथ हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, तो वो, और यहाँ साथ ही साथ इसके जर्मिनेशन के बाद में जो नवोद्भिद बने हैं वो नवोद्भिद कितनी जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं, तो इन दोनों को देखते हैं। और देखते कब है, किसी निश्चित दिन, किसी निश्चित डे पर, निश्चित डे पर वो टाइम निश्चित कर लेते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर इतनी तीव्रता के साथ में, क्योंकि जर्मिनेशन अगर 3 दिन में हो रहा है और बाकी के 7 दिन में जो नवोद्भुत है वो कितनी वृद्धि कर रहा है, तो यहां पर किसी निश्चित डे 10 दिन के बाद में देख रहे हैं, तो 10 दिन के बाद में इस चीज को फाइनल करेंगे कि अंकुरण टेस्ट कितने प्रतिशत है। तो अंकुरण टेस्ट में अंकुरण के साथ साथ में किसको देखते हैं, नवोद्भिद की वृद्धि को। जितना यहाँ पर तीव्र होगा उतनी ही उन बीजों की क्या होगी, जनन क्षमता होगी। तो निश्चित दिन पर अंकुरण परीक्षण करते हैं, अंकुरण परीक्षण करते हैं। इसी टेस्ट को एक और प्रकार से देखा जाता है, तो यहां पर मूलांकुर या प्रांकुर निकलने के लिए वांछित दिनों का मध्यमान निकाला जाता है। यहां एक और प्रकार से देखा जाता है, यहां पर क्या करते हैं, मूलांकुर या प्रांकुर किसी एक को देखते हैं, निकलने के दिनों का मध्यमान निकालते हैं, दिनों का मध्यमान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो, मध्यमान निकाल रहे हैं, तो मध्यमान के बराबर क्या हो जाएगा, यहां मध्यमान बराबर N1V1, सॉरी T1 आएगा, ये टाइम लेंगे, N2T2 प्लस NN और TN अपॉन N। अब N क्या है और T क्या है, यहां पर निश्चित समय में अंकुरित होने वाले बीजों की संख्या, निश्चित समय में अंकुरित होने वाले बीजों की संख्या। हमने निश्चित समय 5 दिन लिया, 3 दिन लिया, 4 दिन लिया, कितना है वो तो N आएगा। निश्चित समय में अंकुरित होने वाले बीजों की संख्या, तो T क्या आएगा, समय अंतराल। बीजों की संख्या है मान लिए 15 और समय अंतराल आया 2 दिन का, तो 15 × 2। फिर उसके बाद में दूसरा मध्यमान निकाला हमने, दूसरा वो निकाला टाइम, तो वहां बीजों की संख्या आ गई 18 और दिन आ गए 3। 2 दिन के बाद में 15 बीज अंकुरित हो गए, 3 दिन के बाद में 18 बीज अंकुरित हो गए, तो 18 × 3। फिर 4 दिन के बाद में देखा कि 20 बीज अंकुरित हुए और दिन आएंगे 4, तो यहां हो जाएगा 20 × 4। जब तक जर्मिनेशन मान लिया 6 या 7 दिन में पूरा हो जाता है, और अपॉन यहाँ बीजों की टोटल संख्या 15, 18, 20 जितने भी यहाँ बीज हैं, हमने कितने लिए, 1000 लिए हैं, तो 1000 हम 1000 बीज को लेकर के चले तो 1000, ये 1000 बीजों का अब मध्यमान निकालेंगे, तो ये भी क्या बताता है, इसकी जीवन क्षमता को बताता है। ओके स्टूडेंट्स।